जी, अब हम बात करेंगे लोढ़ान वार्ड को लेके। सोइलडो भारतीय समाज पार्टी के मंडल अध्यक्ष दिलीप राजभर मंडल उपाध्यक्ष दिलीप राजभर जी से और जानेंगे इस लोढ़ान वार्ड की समस्या के बारे में और ये भी ज्ञात करेंगे कि इस लोढ़ान वार्ड में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं अभी भी बरकरार है जिसे ये इस पार्टी का जब पार्षद बनेगा तो उसे वो सर्वप्रथम पे हल करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार नमस्कार। सर्वप्रथम आपको और आपको चैनल को बताइए। सर, मैं आपका नाम आप हमारे दर्शकों को अपना नाम और अपना पद बताइए। हमारा नाम है दिलीप राजभर, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी मंडल उपाध्यक्ष बनारस मंडल, यही मेरा परिचय है। तो सर, इस पार्षदी के चुनाव को लेकर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सोइलडो जो भारतीय समाज पार्टी है वो बनारस के किन किन सीटों पे अपने पार्षद पर कैंडिडेट उतार रही है और कैंडिडेट उतारने से पहले वो क्या निरीक्षण कर रही है। देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का निर्देश है कि जितना 100 वार्ड है बनारस का, लगभग 100 वार्ड पर हम प्रत्याशी अपना उतारेंगे और प्रत्याशी का मैं चयन हम लोग अपने हिसाब से कर रहा हूं, जो हमें बढ़िया कैंडिडेट, जो काम करने वाला, क्षेत्र का विकास करने वाला और जनता का सम्मान करने वाला, उसी प्रत्याशी को हम लोग चुनकर अपने पार्टी से चुनाव लड़ाएंगे और जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। नेताजी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो लोढ़ान वार्ड है, इस वार्ड से आप किस कैंडिडेट को अपना प्रत्याशी बना के उतार रहे हैं और उसी लोढ़ान वार्ड में अभी कौन कौन सी समस्याएं बरकरार है जिसे आप लोग अपना कैंडिडेट जिताने के बाद उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। पहले तो हमारा प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 20 लोढ़ान चंद्रमा पाल जी, और उन्हीं को हम लोग लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। नेताजी से बात भी कर रहे हैं और नेताजी निर्देश भी दिए हैं कि तुम लोग पहले अपने में डिसाइड कर लो, जो अच्छा प्रत्याशी होगा उससे चुनाव लड़ाना। और उसी को देख रेख में हम लोग चंद्रमा पाल को लड़ा रहे हैं। और रही बात लोढ़ान वार्ड की समस्या की, तो लगभग 6 गांव में बहुत समस्या भी है। अभी आवास नहीं है, पानी निकासी का जगह नहीं है, नाली खड़ंजा नहीं है, बहुत समस्या है। जब पार्षद, अगर हमारा पार्षद जीत जाता है तो 6 गांव का विकास हम लोग बहुत ताव से करेंगे, कोई समस्या नहीं रह जाएगा कहने के लिए। इतना हम लोग काम कर देंगे, फिर जनता दोबारा हमें जबरी चुनने का प्रयास करेगी। नेताजी, हम आज के पेपर में पढ़े थे कि ओबीसी को सब जगह जनरल कर दिया गया है, तो इसमें आपका क्या कहना है कि बीजेपी का कोई फंडा है या कोई राजनीति है जो इलेक्शन को दर बदर बढ़ाते ही जा रही है। देखिए, 2012-2017 के सर्वे के आधार पर सरकार ने लागू किया था, मगर हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया कि जितना ओबीसी है सब सामान्य हो जाएगा। मगर ये उचित नहीं है। जितना ओबीसी का कोटा है, जैसे SC ST का है 22.5% और 27.5% पिछड़ा का है, मिलाकर 50% तो चाहिए। उसके बाद 33% महिलाओं का है। अब देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ओबीसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अब सरकार और कोर्ट जल्दी से जल्दी फैसला करे ताकि प्रत्याशियों में भी बड़ा उथल पुथल चल रहा है। चुनाव आगे पीछे डर रहे हैं। कोई सोच रहा है कि चुनाव टर गया, कोई सोच रहा है कि कब होगा, और इसमें बड़ी समस्या है। इस समस्या को सरकार और कोर्ट दोनों मिलकर बहुत जल्दी समाधान करें। ओबीसी का भी हक दे, SC SC का हक दे, इसका जो हक है उसका मिलना चाहिए। नेताजी, जो मौजूदा सरकार भाजपा की है, यानी केंद्र में भी भाजपा है और राज्य में भी भाजपा है, तो ऐसे में महंगाई और बेरोजगार को लेके अक्सर नारे लगाए जाते हैं और अक्सर ये कहा जाता है कि भाजपा के राज में ना ही सरकारी नौकरी है और ना ही गरीब लोगों के लिए सस्ते दर पे कोई सामान ही उपलब्ध है। इसके बारे में आपका क्या कहना है। देखिए, महंगाई तो दर पर दर बढ़ती ही जा रही है। चाहे किसी का सरकार आवे, महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई तो कोई नहीं रोक पाएगा। महंगाई चाहे कांग्रेस आ जाए तो भी महंगाई बढ़ती रहेगी। जब सरकार बदलती है महंगाई तो बढ़ती रहेगी। अब देखिए, जैसे रोड रास्ता का काम है, सरकार थोड़ा सा गरीबों पर ध्यान अगर दे दे, जैसे महंगाई अगर और बेरोजगारी दूर कर दे, तो बीजेपी जैसी कोई सरकारें नहीं है। ना तो गुंडा माफिया इनके सरकार में भूमिगति हो गए हैं।
व्यापारी चैन से अपनी दुकानदारी कर रहा है, नहीं तो जाते थे रिवाल्वर सटा कर लूट कर चल देते थे। आज ये है कि वो थर थर काँप रहे हैं, इतना तो है इनके भी। और थोड़ा सा बेरोजगारी और महंगाई पर पाबंदी लगा दे तो बीजेपी जैसी सरकार ही नहीं है। देखिए, नेताजी का कहना है कि अगर बीजेपी महंगाई और बेरोजगारी पे लगाम लगाती है तो इसके जैसी कोई सरकार नहीं है, क्योंकि जो गुंडा माफिया जो लोगों को कट्टा और रिवाल्वर दिखा के हफ्ता वसूली करते थे, उनसे मानधन लेते थे, आज वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर इसी तरह से बीजेपी ने अगर महंगाई और बेरोजगारी पे भी लगाम लगा लिया तो इनके अनुसार उस जैसी कोई सरकार चलाने वाला नहीं है। और भी हम बात करेंगे नेताजी से और जानेंगे कि इस देश में जो शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था है उसकी क्या हाल है। सर, पहले हमारे देश में जो प्राथमिक पाठशालाएं होती थी उनमें 1-2 रुपया फीस लगता था, तब बच्चों का अंबार लगा हुआ रहता था, लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं होती थी और टाट भी शायद उपलब्ध नहीं होता था। लेकिन आज के डेट में जब हमारी यही सरकार लोगों को मुफ्त में शिक्षा, साथ में खाना और वजीफा भी दे रही है, फिर भी सरकारी स्कूलों में बच्चे न के बराबर आ रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, दोहरी नीति है। हमारे नेताजी कहते हैं एक समान अनिवार्य शिक्षा लागू हो जाए। जो प्राइमरी पाठशाला में पढ़ाया जा रहा है वही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वही प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाए। पेपर जबकि एक आता है, परीक्षा होती है तो पेपर एक आता है। और मगर क से कंप्यूटर पढ़ता है कॉन्वेंट का लड़का और क से कबूतर पढ़ता है प्राइमरी पाठशाला का लड़का, यही अंतर है जी। अगर इसको ये सुधार कर ले तो बहुत अच्छी। हमारे नेताजी हमेशा लड़ते हैं सड़क से लेकर सदन तक जी। इनका कहना है कि जो भारतीय सोहेल देव समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर जी हैं, वो सड़क से लेकर सदन तक इसी बात की लड़ाई लड़ते हैं कि जो प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा है वही अगर प्राइवेट स्कूलों में भी अगर सेम कर दिया जाता है तो जो प्राइमरी स्कूलों में लड़कों की संख्या कम है वो कल को बढ़ जाएगी। तो ठीक ही कहा है इन्होंने कि अगर जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के नाम पे लूट और खसोट किया जा रहा है, अगर उसी तरह से प्राइमरी स्कूलों में भी शिक्षा सिर्फ एक समान कर दी जाए और वही पेपर वही पाठ्यक्रम अगर प्राइमरी से लेकर प्राइवेट तक पढ़ाया जाए तो शायद बच्चों की संख्या प्राइमरी में ज़्यादा और प्राइवेट स्कूलों में कम दिखेगी। नेताजी, हम अब तो सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के एक मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल उपाध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो अभी हाल में ही एक ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे को लेके एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जो मीडिया के सामने आया था, उसमें क्या सच्चाई है और उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, उसमें सच्चाई ये है कि महेंद्र राजभर जब हमसे अलग हुए हमारी पार्टी से तो सोहलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाई। सोहलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाकर वो माननीय श्री अखिलेश यादव से माल काटते रहे और वो कहते थे, जो हमारे पार्टी के कुछ नेता आरोप लगाते थे कि समाजवादी पार्टी के सह पर महेंद्र राजभर ने ऐसा कदम उठाया, तो कहते थे कि हम नहीं जाते हैं। अगर आप नहीं जाते थे तो आप चोरों की तरह मुंह क्यों ढक कर गए सपा कार्यालय? आप तो अलग हमसे हैं, आप बिंदास जाइए, आपको कौन रोक रहा है? मगर चोरी से जा रहे हैं और उसके बाद कहते हैं मैं सपा कार्यालय नहीं जाता हूँ। तो यही समाज को दिखाने के लिए माननीय हमारे अरुण राजभर जी ने पीछा किया और उनका स्टिंग ऑपरेशन किया और पीछे पीछे उनके चल रहे थे। फिर भी वो नकार रहे थे कि मैं वहाँ नहीं गया था। उसके बाद उदयवीर सिंह ने भी कहा कि नहीं, वो तो आए थे हमारे गाड़ी से आए, चाहे अपने गाड़ी से आए थे, कार्यालय मिले तो ठीक है, आप मिलिए जुलिए, मगर उसमें झूठ क्यों बोल रहे हैं कि मैं नहीं जाता हूँ, नहीं मिलता हूँ। आप महेंद्र जैसे पता नहीं कितना महेंद्र आए और गए। सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी का कारवां जस का तस बढ़ता रहेगा, कोई माई का लाल रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है, न तो रोक पाएगा। माननीय हमारे नेताजी जितना संघर्ष किए हैं, आज राजभर समाज को कौन जानता था? हम लोग सिटी शहर में काम करते थे, पूछते थे कौन जाति के हो, तो हम लोग कहते हैं राजभर, तो कहते थे राजभर कौन होते हैं? आज पूरी दुनिया जान गई कि नहीं, राजभर समाज है। ओम प्रकाश राजभर की देन है, 12 महापुरुष की आज राजभर समाज को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। अब कुछ चंद दलालों ने उनके साथ षड्यंत्र रचा है, वो भी उनका स्टिंग ऑपरेशन हो जाएगा, वो भी ठंडा हो जाएंगे और नेताजी का कारवां दिन पर दिन बढ़ता ही जाएगा। जी देखिए, इनका कहना है कि जो नेताजी द्वारा स्टिंग ऑपरेशन कराया गया था वो बिल्कुल सही था
और नेताजी का कारवां इसी तरह से बढ़ता रहेगा। जो दलाल और झूठे लोग हैं वो इसी तरह से नेताजी से अलग होते जाएंगे। तो हम अगला सवाल करेंगे इसी नेताजी से और जानेंगे कि क्यों ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से दलित और पिछड़े लोग अलग होते जा रहे हैं। सर, अभी यहाँ पे हाल ही में ये सब मालूम पड़ते जा रहा है कि दलित और पिछड़े लोग ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से कटते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? और हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपकी पार्टी और अखिलेश जी की पार्टी से कोई गठबंधन करने वाली है? नहीं, ये तो इस पर हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। मगर जो आप कह रहे हैं कि दलित और पिछड़ी जातियां अलग हो रही हैं, ये दलित और पिछड़ी जातियां अलग नहीं रही, उससे ज़्यादा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो तो कुछ दलाल थे, चंद दलाल हटे हुए हैं। इन दलालों की दलाली नहीं चल रही थी। दलालों की दलाली चलती तो रहते, इन लोगों की दलाली पर पाबंदी लग गई इसलिए कि वो लोग हट गए। और दलितों की बात है, दलित तो हमारे साथ जुड़, हमारा मंडल अध्यक्ष दलित हैं और हमारा प्रदेश अध्यक्ष दलित हैं। दलित तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दलित हट नहीं रहे हैं, दलित हमारे साथ सट रहे हैं। और कुछ चंद दलाल इधर उधर कर रहे थे तो वो लोग का ऑपरेशन कर दिया कि वो जाएं। उन लोगों को जाने से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कारवां आगे बढ़ता रहेगा। मीरा जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस सभासद के चुनाव को लेके वाराणसी नगर निगम में जो सभासद का चुनाव होता है, इसको लेके आप वाराणसी की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम वाराणसी जनता को बधाई देना चाहता हूं कि वो एक सच्चा और ईमानदार, हर वार्ड में अपना एक सच्चा ईमानदार प्रत्याशी चुनकर भेजे जो अपने क्षेत्र का विकास कर सके, अपने क्षेत्र का समस्या का समाधान कर सके और अपने नौजवान साथियों, बुजुर्ग माताएं बहनों का सम्मान कर सके। ये भी हम बातचीत कर रहे थे भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के उपाध्यक्ष और मंडल उपाध्यक्ष जी से। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो राजभर थे उन्हें कल के डेट में कोई नहीं जानता था, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर की वजह से आज राजभरों की गिनती एक अच्छे और कर्मठ लोगों के बीच में गिनती होती है। तो इसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो ओम प्रकाश राजभर जी को जाता है। और साथ ही इन्होंने वाराणसी की जनता से ये भी अपील किया है कि आप एक सच्चे और अच्छे ईमानदार व्यक्ति को अपना पार्षद चुनें, किसी भी प्रलोभन में ना जाएं और अपने एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति को अपना पार्षद चुनें ताकि वो आपके क्षेत्र का, आपके वार्ड का अच्छे से अच्छी तरीके से विकास कर सके और आपके वार्ड को एक आदर्श वार्ड के रूप में प्रस्तुत कर सके। तो कैमरामैन दिनेश पटेल के साथ जय उपाध्याय, और मिलेंगे और अन्य कहीं और क्षेत्र में और जानेंगे उसके भी बारे में।